तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत स्वागत है आपका क्राइम स्टोरीज़ के चैनल की इस कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज 5 नवंबर 2021 दीपावली कल ही थी। बैठा हुआ था, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए कुछ एक अच्छी चीज़ लाना चाह रहा था जिससे आपके बीच में कुछ अवेयरनेस फैले और कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पसंद भी आए। तो बैठा हुआ था, मेरा एक बहुत परम मित्र है अजय, उसको मैंने कॉल मिलाया, उससे बात की कि भाई ऐसा ऐसा है, एक चैनल बनाना है। वो भी राज़ी हो गया और 4 बजे वो मेरे साथ आया। तो सब सेटअप लगाकर हम चैनल पे ये फर्स्ट हमारी वीडियो है, इसको डाल रहे हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना कि क्राइम की दुनिया से रिलेटेड हर वो रियल इंसिडेंट से मैं आपको रूबरू करा सकूं जिससे आप कहीं ना कहीं बेखबर हैं और जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और साथ ही साथ कानून की वो चीज़ें जो कई बार पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें उनकी बारीकियां नहीं पता होती, उन सब से रूबरू कराने का ये मेरी छोटी सी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। बिना वक्त ज़ाया किए सीधे आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी दिल्ली से लगभग 55 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद नाम के शहर, जो कि एक ज़िला भी है, उसके छोटे से शहर मुरादनगर की है। मुरादनगर में इसी 15 सितंबर 2021 को एक फरियादी मुरादनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। नाम ब्रिजेश त्यागी, उम्र लगभग 38 से 40 साल। पुलिस कांस्टेबल को एक रिपोर्ट लिखाता है। वो रिपोर्ट ये कि उसका 25 साल का बेटा, जिसका नाम रेशु त्यागी है, लापता है और वो लापता है 8 सितंबर से। पुलिस पूछती है कि वो कब से लापता है। बताता है कि 8 सितंबर से लापता है। पुलिस ये कहती है कि 8 सितंबर से वो लापता है और आप रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद नोट कराने आए हैं। तब उसने कहा कि मैंने सोचा कि हो सकता है वो कहीं इधर उधर निकल गया होगा, 1 आध दिन बाद आ जाएगा। एक मेरा फार्म हाउस भी हो सकता है वहाँ चला गया हो। 1 आध दिन बाद नहीं आया तो थोड़ी चिंता बढ़ी। हालांकि मैंने अपने छोटे भाई लीलू त्यागी से भी कहा कि वो जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया है और उसने कहा कि भैया हो सकता है इधर उधर निकल गया हो, दोस्तों के साथ लौट आएगा, घूमने गया होगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। इस चक्कर में लेट हो गया। खैर, पुलिस ने ये सब छोड़कर 15 सितंबर 2021 को FIR दर्ज कर ली। तफ्तीश शुरू होती है। इसी तफ्तीश के बीच एक बात ब्रिजेश त्यागी से निकलकर सामने आती है। ब्रिजेश त्यागी, जो कि रेशु त्यागी के बेटे, जिनका बेटा गुमशुदा हो गया था, उनका शक ये था कि कहीं ना कहीं इस सारी गुमशुदगी में उनके छोटे भाई लीलू त्यागी भी शामिल हैं। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। ब्रिजेश त्यागी के छोटे भाई लीलू त्यागी की कॉल डिटेल्स पुलिस ने खंगालनी शुरू की और बिना उसके बताए ब्रिजेश त्यागी के छोटे भाई लीलू त्यागी की सारी कॉल डिटेल्स खंगाल ली। इसी बीच अब क्योंकि पुलिस को यह भी जानना था कि वो कहीं ना कहीं इस साजिश में इन्वॉल्व है या नहीं, तो रेशु त्यागी की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। पता ये चला कि लास्ट बार 8 सितंबर को दोनों का मोबाइल मुरादनगर में ही एक जगह पे डिटेक्ट किया गया। यहां से पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस को अब ये पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं लीलू त्यागी भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। चूंकि अभी कुछ कंफर्मेशन था नहीं, केवल लोकेशन एक जगह ही मिली थी, तो ये हो भी सकता है कि दोनों साथ में कहीं चले गए हों घूमने फिरने। पुलिस को इस बात का पुख्ता नतीजा भी कुछ मिला नहीं था। 1 घंटे बाद की लोकेशन देखी गई। अब पुलिस के और कान खड़े हो गए। 1 घंटे के बाद ब्रिजेश त्यागी के बेटे रेशु त्यागी का तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन उनके छोटे भाई लीलू त्यागी, जो कि ब्रिजेश त्यागी के भाई हैं, उनका मोबाइल 1 घंटे बाद गाज़ियाबाद में मिला। यानी अब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और पुलिस ने 1 घंटे बाद ही लीलू त्यागी को उठा लिया। लीलू त्यागी से पूछताछ हुई तो जैसा कि हर मुजरिम करता है, शुरू में उसने टालना शुरू किया। उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने भतीजे की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कहाँ है, क्या है, मेरा तो प्यारा था, मैं कुछ भी नहीं जानता। पुलिस ने थोड़ी सख्ती की, उसको बताया कि हमने तुम्हारी कॉल डिटेल्स खंगाल ली हैं और तुम्हारी जो लास्ट लोकेशन है वो गाज़ियाबाद में मिली है। हालांकि तुम्हारी जो पहले की लोकेशन थी वो तुम्हारे भतीजे की कॉल के साथ ही मिली थी। अब थोड़ा वो डर गया। इसी बीच पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया।
अब चूंकि आजकल के ऐसे मोबाइल आ रहे हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कई मोबाइल में ऑन ही रहता है, मतलब आप किसी से भी कॉल करेंगे या कॉल पे बात करते हैं तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपके डेटा में सेव होती रहती हैं। पुलिस को उसमें से एक रिकॉर्डिंग मिली और यही लीलू त्यागी की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां पर उसकी चाल फेल हो गई। पुलिस को एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग उसमें मिल गई जो कि थी 7 सितंबर की। यहां पर लीलू त्यागी साफ साफ रूप से एक प्लान बना रहा है अपने भतीजे की हत्या करने के लिए, और वह 2 लोगों से बात कर रहा है और ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे 2 लोगों से बात करते हुए बोल रहा है कि उसे अपने भतीजे रेशु त्यागी को मारना है, और वो एक व्यक्ति को सुपारी भी देता है, और ये सुपारी पटी कुल 4 लाख रुपए पे। जब पुलिस ने आगे तफ्तीश की, उससे और सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि ये कत्ल उसने नहीं किया, उसने एक को सुपारी दी थी। सुपारी लेने वाले का नाम पूछा गया। तब ब्रजेश त्यागी के भाई लीलू त्यागी ने यह बताया कि उसने जो सुपारी दी वो उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड दारोगा को दी, और उसके साथ उसमें एक नौकर भी शामिल था। पुलिस ने पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो पुलिस ने तो ब्रजेश त्यागी के भाई लीलू त्यागी ने यह कहा कि सबसे पहले तो उसने अपने भतीजे को बहलाया फुसलाया, उसके बाद वो गाड़ी में उसको ले गया मुरादनगर से ही दूर एक गंग नहर है उसके पास ब्रिज पड़ता है, वहाँ पर ले गया, उसका गला दबाया। वहाँ पर दारोगा और उसका नौकर पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर उसकी लाश नदी में फेंक गई और उसकी लाश दूर कहीं चली गई होगी। अब ये तो तय हो गया कि ब्रजेश त्यागी के बेटे रेशु त्यागी की हत्या लीलू त्यागी ने ही की और उसकी सुपारी दी। लेकिन इस हत्या से 3-4 सवाल और खड़े हो गए। पुलिस को इससे पहले हुई परिवार में मौतें भी याद आने लग गईं। वो मौतें कैसी? वो मौतें भी ऐसी जिनमें उन सदस्यों की लाश तक घर वालों को प्राप्त नहीं हुई। एक की तो मिली, लेकिन 3 की नहीं मिली। रह गए ना आप हैरान? जी हाँ, इससे पहले भी उनके परिवार में कुल 4 कत्ल हो चुके थे। ये 5वां कत्ल था, और कहीं ना कहीं अब घर वालों को ये लग रहा था कि ये 5वां कत्ल जिसने किया है, हो सकता है कि ये 4 कत्ल भी पहले के उसी व्यक्ति ने किए हो। परिवार को ये बातें याद आना शुरू हो गई। परिवार सोचने लगे। परिवार ने सोचा कि इस बात को केवल सोचते नहीं हैं, पुलिस में जाकर इसकी भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, क्योंकि उन सारी हत्याओं की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई थी। परिवार वाले पहुंचते हैं पुलिस के पास, सारी बातें विगतवार बताते हैं। वो ये बताते हैं कि 2001 में भी एक मौत हुई थी हमारे परिवार में, और वह मौत सुधीर त्यागी नाम के व्यक्ति की हुई थी, जो कि लीलू त्यागी के बड़े भाई थे। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने और विस्तार से इस बात को जानना चाहा। तब उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुधीर त्यागी, जो कि लीलू त्यागी के बड़े भाई थे, वो भी एक दिन इसी तरह अपने घर से गायब हो गए और लौटे नहीं। 4-5 दिन तो उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन फिर वो लौटे नहीं। गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ये बात थी सन 2001 की। खैर, बात आई गई हो गई। अब चूंकि सुधीर त्यागी मर चुके थे, उनकी पत्नी थी, शादीशुदा थे, वो विधवा हो चुकी थी, और लीलू त्यागी अब ये साजिश रच रहा था कि कैसे भी कर अब उसे बाकी के सुधीर त्यागी के वंशजों को ख़त्म करना है। 1 साल बाद 2002 में लीलू त्यागी ने सुधीर त्यागी की विधवा, जिसका नाम अनीता त्यागी था, उससे शादी रचा ली। समाज में ये हो गया कि ये तो काफ़ी नेक दिल इंसान है, इसके मन में बुराई नहीं है। एक विधवा से शादी की, और विधवा से ना केवल शादी की बल्कि उसकी 2 बच्चियों को भी अपना लिया। तो एक खासी साफ सुथरी छवि समाज के सामने उसकी प्रस्तुत हो गई। अब ये सारी घटना लीलू त्यागी ही पुलिस को बता रहा है। पुलिस ने उससे इतनी सख्ती से पूछताछ की कि उसने सोचा कि फंस तो गया हूँ, बचने का कोई उपाय है नहीं। एक मौत वैसे ही उजागर हो चुकी कि मैंने की है, वो भी अपने भतीजे की। तो अब चाहे 1 कत्ल किए हों, चाहे 10 कत्ल किए हों, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी क्या, फांसी। इसलिए उसने सोचा कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी घटना वो पुलिस को बताने लगा कि कैसे उसने 2001 में अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी की सुपारी दी, उसको मरवा दिया, उसको नदी में फेंकवा दिया। कैसे उसने उसी की बीवी, जो कि उसकी भाभी लगी, उसको अपनी पत्नी बनाया, उसकी 2 बच्चियों को एक्सेप्ट किया, और अब आगे की कहानी वो सुनाता है। 1-2 साल सब ठीक रहता है। शादी के 2 साल बाद, चूँकि
इसके जो बड़ा भाई था सुधीर त्यागी, उसकी 2 बेटियां थीं, पायल त्यागी और पारुल त्यागी। पायल छोटी बेटी, उम्र लगभग 6 से 7 साल। पारुल त्यागी बड़ी बेटी, उम्र लगभग 9 से 10 साल। अब इसकी साजिश यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। इससे अभी सुधीर त्यागी के सारे वंशजों को ख़त्म करना था, एक के बाद एक, लगातार सिलसिलेवार तरीके से। तो अब 2 साल बीत चुके थे। 2 साल बाद जब इसकी बीवी घर पर नहीं थी, अनीता त्यागी, तब इसने अपनी छोटी बेटी को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। बच्ची की मौत हो गई। 6 साल की बच्ची क्या जाने। खैर, जब उसकी मौत हो गई तो बात चारों तरफ फैली, आस पड़ोस में फैली, समाज में फैली, रिश्तेदारों में फैली। जब उसकी पत्नी आई तो उसने कैसे ना कैसे करके कन्वेंस किया लोगों को कि सांप ने डस लिया या क्या हो गया वगैरह वगैरह। बात आई गई हो गई। इस घटना के 3 साल बाद अब बारी आती है पारुल त्यागी की, जिसकी उम्र अब लगभग 14 से 15 साल हो गई थी। और ये वही वक्त था जब इसकी पत्नी यानी अनीता त्यागी अपने मायके गई हुई थी। मौके का फ़ायदा उठाकर लीलू त्यागी ने फिर वही किया जो इसने आज से 3 साल पहले किया था। पारुल त्यागी को इसने सोता हुआ पाया, देखकर उसका गला दबाया, बेरहमी से उसका कत्ल किया। वो सो ही रही थी, बदहवास थी, उसका कत्ल कर दिया और उसको नदी में फेंक दिया। ठीक वैसे ही इसने इस हत्या को भी अंजाम दिया जैसा उसने पारुल त्यागी के पिता यानी सुधीर त्यागी की हत्या को अंजाम दिया। दोनों की लाश गायब। पत्नी वापस आती है मायके से 10 दिन बाद, बताता है कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था, उम्र बढ़ रही थी, पड़ोस का ही एक लड़का है, उससे उसका कुछ चक्कर था, तो उस लड़के के साथ भाग गई। बदनामी ना हो समाज में, हर कोई यही चाहता है। लड़की भाग गई और चरित्र उछलेगा, घर वालों की बदनामी होगी। बात दबाई जाती है और बात पूरी तरह से दबा दी जाती है। ना कोई रिपोर्ट दर्ज होती है, ना कुछ होता है। तो कुल मिलाकर वो अब तक 3 कत्ल कर चुका था, और वो भी अपने परिवार के सदस्यों के ही। पहला कत्ल 2001 में अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी का, सुपारी दे दी थी। उसके ठीक 2 साल बाद बड़े भाई की छोटी बेटी पायल त्यागी का। उसके 3 साल बाद बड़े भाई की बड़ी बेटी का। अब उसके बड़े भाई के बेटियों का तो कत्ल वो कर ही चुका था, लेकिन अभी भी उसका रास्ता साफ नहीं हुआ था। उसके रास्ते में अभी भी 2 कांटे थे। पहला, ब्रिजेश त्यागी का बड़ा बेटा नीशु त्यागी और ब्रिजेश त्यागी का छोटा बेटा रीशु त्यागी, जो गुमशुदा हुआ था अभी हाल ही में 15 सितंबर 2021 को। तो बारी थी नीशु त्यागी की, और अगला शिकार भी नीशु त्यागी था। नीशु त्यागी के साथ भी उसने वही किया। 2013 की ये बात है। बहला फुसलाकर वैसे ही उसने अपने भतीजे को वो गाड़ी में ले गया, उसका गला दबाया और उसे नदी में फेंक दिया। इसकी भी कोई लाश नहीं, मौत का कोई सुराग नहीं। हालांकि इसी बीच जब उसका बेटा यानी ब्रिजेश त्यागी का बड़ा बेटा गायब हुआ, तो ब्रिजेश त्यागी की पत्नी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वह पागल हो गई। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा और ब्रिजेश त्यागी बुरी तरह से टूट गए, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा बेटा खो दिया था। कोई सुराग नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। शक किस पे करें, रिपोर्ट किसके नाम पे दर्ज कराएं। अब उसके 8 साल बाद जब रीशु त्यागी गायब हुआ, तो यह सारी कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़ना चालू हो गई, और यह बात अब खुद लीलू त्यागी स्वीकार रहा था कि यह उसका 5वां कत्ल है। तो कुल मिलाकर लीलू त्यागी एक साइलेंट सीरियल किलर था, जिसने सिलसिलेवार तरीके से अपने 5 घर के सदस्यों की मौत की बानगी लिखती थी। अब पुलिस ने यह पूछा कि 1 ना 2 ना बल्कि 3, 5 मौतें तुमने की, तो इसके पीछे की क्या वजह, आखिर इसके पीछे की क्या साजिश, तुम चाहते क्या थे? तब उसने बताया कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था, हम 3 बेटे थे, और जैसा कि हर घर में होता है, वो प्रॉपर्टी तीनों में बराबर रूप से बंटनी थी। पर यहाँ पर लीलू त्यागी के मन का चोर या लालच जाग गया था। वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम ही करना चाहता था और पूरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था, और इसका केवल एक तरीका था कि अपने दोनों भाइयों को रास्ते से हटाना।
और उनके बेटों को भी, क्योंकि वो सब शादीशुदा भी थे। इस मामले में वो कई हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई की दोनों बेटियां यानी उसकी भतीजियां और दोनों भतीजे को गायब कर चुका था, यानी उनको मौत के घाट उतार चुका था। अब बचा था ब्रजेश त्यागी। होने के लिए कुछ नहीं, दोनों बेटे खो चुका, केवल वो, उसकी बीवी वैसे ही मानसिक संतुलन खोकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब लीलू त्यागी का रास्ता साफ था, तो उसने ये बताया और उसने कबूल किया कि ये सारे कत्ल उसने खुद किए। तो इस पूरे रियल इंसिडेंट से हमें ये समझ में आता है कि लालच आदमी को किस हद तक अंधा कर देता है। लीलू त्यागी केवल प्रॉपर्टी के चक्कर में, चूँकि वो चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, वो इस हद तक गिर गया कि ना ही उसे रिश्तों का लिहाज रहा और ना ही उसे ये ख्याल आया कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इतनी ही विनती करूँगा कि ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जल्दी मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। आप सब लोग खुश रहें, भगवान का आप पर आशीर्वाद रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।